गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी जो है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, तैयारी आप अच्छी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस जो है दोस्तों आप अच्छी कर रहे होंगे, अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे। और जितनी मैंने दोस्तों बेसिक साइंस की थ्योरी और आपकी जितनी भी ड्राइंग की थ्योरी कराई है आप उसे अच्छे से दोस्तों रिवाइज कर रहे होंगे। और दोस्तों आपको पता है कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, मात्र 2 महीने के भीतर भीतर आपके एग्ज़ाम जो हैं दोस्तों 2 महीने के तुरंत बाद ही दोस्तों आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे CBT 2 के, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 10-5 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो समय ज़्यादा है नहीं, तो दोस्तों रेगुलर तैयारी करते रहें, रेगुलर हर चीज़ों को रिवाइज करते रहें। जितनी भी चीज़ें आपने तैयार की हैं, जितने भी नोट्स बनाए हैं और जितने मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ दोस्तों, सभी प्रैक्टिस सेटों को लगाया करें ताकि दोस्तों आपकी जितनी भी तैयारी है वो बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। और अभी तक जिन भाइयों ने दोस्तों अभी तक जो बेसिक साइंस की जो क्लासें हैं, ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो क्लासें हैं, अगर आपने नहीं ली हैं तो उन्हें दोस्तों लें, अपनी थ्योरी तैयार करें, अपना जो है दोस्तों बेस तैयार करें, अपनी थ्योरी को कंप्लीट करें। फिर उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस जैसे सेट जितने मैं आपके लिए करा रहा हूँ उन्हें आप ज़रूर लगाएं, ताकि आपको पता चले कि जो मैंने नोट्स हैं नोट्स आपके लिए उपलब्ध कराए हैं, जो बेसिक साइंस आपके लिए उपलब्ध कराई है मैंने, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, और टेस्ट आपके चल ही रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको कुछ करना है नहीं, जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो एज इट इज़ आप करते चलिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आपकी जो है दोस्तों तैयारी है बेस्ट होगी और बेहतर होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पार्ट ए जो है मैंने आपके लिए करा दिया है। आज है दोस्तों पार्ट वी। क्यों दोस्तों, अगर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दूं तो दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ट्रेड क्या चल रही है, साइंस क्या चल रही है। तो इसलिए मैंने दोस्तों साइंस अलग से कराने का सोचा है, पार्ट ए जो है दोस्तों अलग से और पार्ट बी अलग से। तो ये है दोस्तों पार्ट बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बेसिक फिजिक्स एंड मैथ्स वालों का जो PCM वालों का जो पेपर हुआ था ना, उसका पेपर है ये। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, शेयर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने और यहाँ आपसे पूछा गया है, डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि धारावाही चालक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो ये थे दोस्तों आपके हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, जूल के समकक्ष विमा क्या है, यानी जूल की विमा क्या है। जो जूल के समकक्ष हो तो वो है दोस्तों आपकी ml²T-2। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, यानी आप इसे जूल की विमा मान सकते हो। ठीक है, यानी जूल की विमा ही है दोस्तों, मान क्या सकते हो। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता दोस्तों इलेक्ट्रिक टोस्टर में, बाकी पंखे में किया जाता है, कंप्यूटर में, रेफ्रिजरेटर में। अगर दोस्तों रेफ्रिजरेटर में और आपके कंप्यूटर में अगर पंखे का इस्तेमाल नहीं किया गया, मोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो दोस्तों वो हीट जो है उसमें क्या है दोस्तों, वो गर्म हो जाएगा, उसमें हीट बन जाएगी। और बिना पंखे के, बिना मोटर के दोस्तों उसमें जो है उसकी ख़राब होने की जो है दोस्तों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रिक टोस्टर में जो है दोस्तों विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो देखिए दोस्तों, जो नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है उसमें दोस्तों परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और ऊर्जा तीनों ही संरक्षित रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो पृथ्वी के सतह से r ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा।
तो दोस्तों देखिए, गुरुत्व त्वरण, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे कि दोस्तों हम बोलते हैं G m1m2 y r²। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है गुरुत्व त्वरण का। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर r ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 2 दोस्तों 2r² होता है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये 4 होगा। तो ये जी का जो मान है दोस्तों यहाँ पर, ये हमेशा दोस्तों इसका 1/4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, एम द्रव्यमान का एक कण आधा त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समान चाल से गतिमान है। 3 चक्कर पूरा करने के बाद अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी जो है दोस्तों पिंड हो या कोई भी कण हो, अगर वह वृत्ताकार पथ में अगर परिक्रमा कर रहा है या गति कर रहा है, तो उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, एक भू स्थिर उपग्रह जो भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी की चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, 24 घंटे होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और 1 सेकंड में अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अधिकतम ऊंचाई से नीचे गिरते समय पहले 1/4 सेकंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने अगर पढ़े हो गति के समीकरण, 3 समीकरण होते हैं। एक तो होता है दोस्तों v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट समीकरण। सेकंड होता है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक होता है दोस्तों आपका तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम दूसरा समीकरण लगाएं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए दूरी निकालनी है ना, यहाँ पर दूरी, तो एस का मतलब होता है दोस्तों डिस्टेंस, मतलब दोस्तों दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या कहता है, एस ये दूरी होता है दोस्तों, बराबर यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण है दोस्तों, और इसके आधार पर अगर हम दोस्तों देखिए फॉर्मूले में सारी चीज़ें सेट करते हैं, तो यू होता है दोस्तों प्रारंभिक वेग। यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक दिया नहीं गया है, तो प्रारंभिक जीरो मानेंगे। तो अगर u 0 है तो t का इससे गुणा करेंगे समय का, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 ही हुआ। अब बचा आपके पास दोस्तों 1/2 ए टी स्क्वायर। तो 1/2 हम यहाँ पर रख लेते हैं। a यानी त्वरण का मान है दोस्तों 10, ठीक है, और t का मान है दोस्तों 'तो देखिए दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर त्वरण नहीं दिया है तो त्वरण को भी हम नहीं रखेंगे। तो आपके पास बचा क्या दोस्तों 1/2 ए टी स्क्वायर। यानी पहले दोस्तों समय था 1, अब समय है यहाँ पर, पहले समय ये रहा दोस्तों एक था 1 सेकंड, अब है दोस्तों 1/4। ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, एक का एक आएगा, 4 चौका 16, और इसका गुणा अगर हम इससे करेंगे 2 से, तो 16 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 16, तो ये हो गया आपका दोस्तों 16 दूनी 32। यानी जी का मान होगा दोस्तों G/32, यानी दोस्तों दूरी का मान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, देखिए एक बार रुकिए 1 मिनट। तो
तुम तो ये देख लीजिए जो आपके पास क्या है वो सारी चीज़ आप पुट करते जाइए। जैसे कि यहाँ पर दिया है यू नहीं दिया है तो यू को खत्म करिए, टी दिया है टी यू जीरो है तो टी भी जीरो होगा, ए नहीं दिया है तो ए को खत्म करिए, बचा क्या 1/2 और ये होगा दोस्तों आपका टी स्क्वायर। इस प्रकार से तो पहले टी था 1 सेकंड तो 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1 होगा, ये तो रहा ही है ही दोस्तों। अब है आपका दोस्तों 1/4, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1/16 होगा, और 16 का गुणा दोस्तों 2 से करेंगे 1/2 से तो आपका 32 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितने से कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है? तो ये होता है दोस्तों 3300 से 3500 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कभी कभी बुढ़ापे की उम्र में लोगों की आंखों का लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न इकाई है? व्युत्पन्न इकाई दोस्तों किन्हीं दो राशियों, 2 या 2 से अधिक राशियों से मिलकर बनी इकाई को कहते हैं दोस्तों व्युत्पन्न इकाई। तो यह है दोस्तों आपका घनत्व। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है 2 वोल्ट ईएमएफ वाले 5 सेलों को विभवांतर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इस संयोजन का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो देखिए दोस्तों 5 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, 5 सेलों को किसमें दोस्तों? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ईएमएफ यानी ईएमएफ का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन्हें 5 समांतर क्रम में जोड़ा गया है। मान लीजिए कोई एक सेल का प्रतिरोध है R, तो 1/R प्लस 1/R, इस प्रकार से दोस्तों 1/R 1/1 1/1 1/1 1/1 प्लस 1/1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जोड़ा गया है समांतर क्रम में। तो आपका देखिए यहाँ पर 1 आएगा, तो देखिए दोस्तों 1 मिनट 5 है ना, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 हो गए ना दोस्तों। एलसीएम 5, 1 2 3 4 5, 5 ही ऊपर आएगा। तो 5 से 5 कटा एक बार। तो वोल्टेज का पूछा है मान, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिया गया है दोस्तों 2V, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों आपका 2V। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों, श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान डैश रंग का सर्वाधिक मुड़ाव होता है? तो ये होता है दोस्तों लाल रंग का। यानी प्रकीर्णन के बारे में पूछा है, सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा? तो ये होगा दोस्तों लाल रंग का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है वेबर प्रति वर्ग मीटर को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों टेस्ला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 45 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बड़े आकार का धातु का बक्सा लकड़ी के बने फर्श पर स्थिर अवस्था में रखा है। इसे लकड़ी की सतह पर खिसकाना शुरू करते हैं तो 185 न्यूटन का बल पर्याप्त है। तो धातु के बक्से और लकड़ी के फर्श के बीच की स्थिति घर्षण गुणांक क्या होगा?
तो देखिए दोस्तों, m का मान दिया है आपके पास 45, f का मान दिया है ये रहा, और g का मान दिया है दोस्तों 10। तो देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए F का मान, बल का मान यहाँ पर दिया है दोस्तों 185 न्यूटन। F बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों F बराबर m इंटू ए। m द्रव्यमान हमारे पास 45, ए 10 और बल दोस्तों 185 न्यूटन। तो इसे इसी प्रकार फॉलो करते फिर वो करते हैं दोस्तों, सेट करने के बाद में, जैसे कि यहाँ पर त्वरण आ गया, ये द्रव्यमान, ये न्यूटन, ये बल। अब देखिए दोस्तों, अब इसे काट लीजिए आप, स्थितिक गुणांक आ जाएगा आपका। जैसे कि 5 से काटा दोस्तों हमने, ये 5 तिया 15, 3 5 7 35, तो 5 नाम 45, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ आपका दोस्तों 90/90, और ये हुआ दोस्तों आपका 37। अब दोस्तों 37 को 90 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से गुणांक का यहाँ पर दोस्तों आ आता है, ठीक है। स्थैतिक गुणांक का मान जो होगा ये दोस्तों आपका सॉल्व होगा, तो आपका आंसर आएगा 0.41। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग दोगुना करने पर इसका अधिकतम क्षैतिज परास क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है एक वस्तु 90 न्यूटन का एक असंतुलित बल कार्य करता है, तो 15 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तो द्रव्यमान क्या होगा। वही ये सेम फॉर्मूला है दोस्तों, आप कर लेना, या आपको करके बताना है दोस्तों क्या इसका आंसर आएगा। ये होमवर्क है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, ये आपको बताना है। सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने पीछे बताया है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है समतल दर्पण के बिना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। सॉरी दोस्तों, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है विद्युत बल सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय कौन सी गैसों से भरे होते हैं। इन विद्युत बल जो होते हैं उनमें कौन कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती हैं, तो ऑक्सीजन, सॉरी दोस्तों नाइट्रोजन और ऑर्गन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है ये रहा, किसी स्वरित्र में उत्पन्न ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 8.5 मीटर, तो स्वरित्र की आवृत्ति क्या होगी यदि वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों आपका 340 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी ध्वनि का तरंग दैर्ध्य यानी चाल निकालने का, सॉरी दोस्तों चाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों, चाल को बी से डोनेट करते हैं, बी बराबर आवृत्ति, यहाँ पर दोस्तों आवृत्ति, और ये आवृत्ति है इंटू तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा से दर्शाते हैं। तो तरंग दैर्ध्य दी है दोस्तों आपकी 8.85, और आवृत्ति यहाँ पर निकालनी है आपको, तो वेग दिया है दोस्तों 340 मीटर पर सेकंड, बराबर में आवृत्ति आपको निकालनी है, तो ये यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 8.5 तरंग दैर्ध्य से। तो इसे जो सॉल्व करने में आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों आपका 400 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से किस में ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तेज गति से यात्रा करती हैं। तो ये करती हैं दोस्तों स्टील में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है डैश यह सिद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे कि श्वेत प्रकाश कई घटकों के रंगों का संयोजन होता है। तो ये थे दोस्तों आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा एक धातु के तार चालक में 16 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत आवेश यहाँ पर आपसे पूछा है, तो इस समय के दौरान धातु के तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा। तो आवेश का फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहले आपको बता दूं मैं, धारा का फॉर्मूला होता है दोस्तों I बराबर Q/T। अगर आवेश का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा दोस्तों,
Q बराबर I इंटू टी। तो I का मान है दोस्तों 0.40, तो 0.40 यहाँ हम गुणा करेंगे। समय है दोस्तों 16 मिनट, तो इसे हम सेकंड में बदलेंगे, यहाँ पर 260 का गुणा करेंगे और इसे सॉल्व कर लो, आपका 384 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ से आप पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 16 चौका 64 गुणा 6 करेंगे तो 200, 6 चौक 24 को 4 को 6 चौक 24 का 4 आंसर 2, 6 छंगा 36 और 2 38। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, स्थिर रेखीय त्वरण के लिए संभावित स्थिति समय ग्राफ क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों वक्रीय रेखा का, वक्रीय रेखा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर वक्रीय रेखा देखिए दोस्तों इस प्रकार से होता है, ये रही दोस्तों, ये वक्रीय रेखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। कार्य बराबर ऊर्जा इंटू शक्ति, गलत है दोस्तों। कार्य प्रति इकाई समय में व्यय शक्ति के बराबर होता है, बिल्कुल गलत। कार्य और गतिज ऊर्जा की इकाइयाँ समान है, बिल्कुल गलत दोस्तों। कार्य एवं स्थिर ऊर्जा की इकाइयाँ समान है, ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है हीरे का आवर्तनांक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, 2.42। अगला है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है। तो यह है दोस्तों विद्युत धारा, जो कि एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए गणना करने पर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी प्राप्त होती है। तो ये फोकस दूरी की जो है दोस्तों वक्र त्रिज्या 2 गुनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित और नियंत्रित करता है। तो यह है दोस्तों आपकी पुतली। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपका पार्ट भी था, जिसमें जितने प्रश्न बनते थे मैंने आपके लिए करा दिए। अगर किसी प्रश्न में दोस्तों दिक्कत आई हो या फिर दोस्तों मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं बाकी ताकि दोस्तों आगे की वीडियो में उन्हें बता सकूँ कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।